चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले जानते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे पहले हमें देखना है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जिसके अंदर हमें डाटा मिलता है पूरे ईयर का। जैसे बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट में डाटा होता है ना कि हमारे इतने एसेट हैं, इतने लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। डेट प्रोवाइड एग्रीगेट डाटा, मतलब पूरा डाटा, टोटल इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना ऑल कैश इनफ्लो इन अ कंपनी, कितना पैसा हमारी कंपनी में आया, जो हमारी कंपनी रिसीव फ्रॉम इट्स ऑन गोइंग ऑपरेशन। जैसे कंपनी हमारा बिजनेस कर रही है, ऑन गोइंग ऑपरेशन का मतलब होता है जो कंपनी बिजनेस कर रही है और जो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी, ठीक है, उनसे कितना पैसा आया वो देखना होता है, ये ना एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेस। इट आल्सो इंक्लूड ऑल कैश आउटफ्लो दैट पे फॉर अ बिजनेस एक्टिविटी। अब जो पैसा आया वो भी देखना है और जो पैसा गया बिजनेस से वो भी देखना है। देखो कोई भी बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर कैश कितना आ रहा है हमें ये देखना है, और इस बिजनेस से कितना कैश जा रहा है हमें ये भी देखना है। तो आ रहा है तो इनफ्लो हो गया, और कैश जा रहा है तो आउटफ्लो हो गया। अब कैश का मतलब क्या होता है? कैश का मतलब वैसे तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट होता है जिसके अंदर हम कभी भी बैंक को मान सकते हैं। जैसे हम बैंक के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, और बैंक क्या करता है, तुरंत ही हमें पैसा दे देता है। तो वो सब चीजें जो हमें तुरंत, जैसे ही हम डिमांड करें तुरंत मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि हम, ये वो स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम ये पता करते हैं कि कितना पैसा हमारे बिजनेस में आया और कितना पैसा हमने यूज कर कर बिजनेस से गया हमारे। मतलब हमारे पास पैसा आया ऑपरेशन से, बिजनेस में हमने जो पैसा कमाया, अब हमने कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करा, तो कहाँ का इन्वेस्ट करा, कहाँ कहाँ उसका यूज हुआ, वो सब में देखना है कि कितना आया और कितना पैसा बिजनेस से गया। तो ये बोलता है, ये होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 3 पार्ट्स में बटा होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो ये 3 पार्ट में बटा होता है। इसमें पहला आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और फिर आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मतलब पैसा इन 3 जगह से आ सकता है, या तो ऑपरेशन से, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं नॉर्मली, या इन्वेस्टिंग से। अब ये भी तो हो सकता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं हमने उसमें उसको कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हो, या फिर बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रखा हो। जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, हमें फैन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है बिजनेस के अंदर, वो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखो बैंक का भी यूज़ तो होता है ना, बैंक से हमें लोन लेना है, हमें शेयर्स इशू करने हैं, हमें डिबेंचर्स इशू करने हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। सबसे पहले मैं जानता हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ अ होटल विल इंक्लूड कैश इनफ्लो, जो कैश आया, एंड आउटफ्लो फ्रॉम द होटल बिजनेस। मैं एग्जांपल की एक बात कर रहा हूँ। एक हमारा होटल का बिजनेस है, मतलब हमारा एक होटल है नॉर्मली, उसमें हमारा कितना कैश आया, कितना कैश गया, ये सब बातें आती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब वो कहाँ से आया, एग्जांपल कर लेते हैं। सेल रेवेन्यू, मतलब सेल रेवेन्यू का मतलब हुआ कि हमने गुड्स बेचे होंगे, हमने सर्विस भी दी होंगी। गुड्स कैसे, होटल के अंदर हमें फूड हमने जो दिया होगा अपने कस्टमर को खाना, है ना। सर्विसेज दी होंगी, रूम रेंट पे दिया, जो भी कुछ है। तो ये क्या हो गया, सेल्स रेवेन्यू। सैलरी पेड, सैलरी दी हमने अपने एम्प्लॉयज़ को उस साल। बट इसने कहा, बाद में इसने लिख रखा है, बट इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम ऑन बैंक डिपॉजिट शैल नो बी क्लासिफाइड एज सच। इसने कहा इंटरेस्ट इनकम जो होगी ना, जैसे आपने बैंक में पैसा डाल दिया, बैंक में पैसा डाला और बैंक ने क्या करा, उस पैसे पर आपको क्या दिया, बदले में इंटरेस्ट दे दिया। तो इसने कहा ये वैसे तो इनकम है और कैश आया आपके पास, लेकिन उसे हम यहाँ
नहीं मानेंगे। वो इनकम कहाँ होगी? शैल बी प्रेजेंटेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मतलब इन्वेस्टमेंट तो हुआ, हमने पैसा कहीं लगाया और हमें उस पर इंटरेस्ट मिला, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया। तो मैंने कहा ये सारी चीजें, अब देखो बिजनेस से तो रिलेटेड है सारी, जो प्रिंसिपल बिजनेस है उससे रिलेटेड सारी चीजें, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद आती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखो हमारे पास पैसा है, हमारे पास मनी है, मैं मनी ना कह के कैश कह सकता हूँ, कैश है, हमारे पास कैश है और हमने इसे बैंक में डाल दिया, या फिर हमने इसके शेयर्स ले लिए, या जो भी कुछ किया। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि हमने इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। तो अब मैं ये कह रहा हूं, नॉर्मल सी बात है, मैं कहता हूं हमारे बैंक अकाउंट में कैश रखा हुआ है, हमारे पास कैश है बैंक के अंदर। कहां पर है? हमारे बैंक के अंदर है। तो अगर बैंक के अंदर हमारे पास पैसा रखा हुआ है तो इस पैसे में हमें इंटरेस्ट मिलेगा। हमने पैसे से पैसा कमाया, अर्न करा, तो इसे कहाँ मानेंगे हम? इन्वेस्टमेंट। एक तरीके से इन्वेस्टमेंट हो गया ये, और इसे बोल देंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग के अंदर। अगर मैं कहीं भी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास कैश है, और मैं उस कैश को इन्वेस्ट करता हूं किसी भी चीज में, शेयर्स परचेज कर लेता हूं, शेयर्स ले लेता हूं। अब शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, डिवेंचर्स ले लेता हूं, या कुछ भी कर लेता हूं। मतलब जहां भी मैं पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इनकम अर्न कर सकता हूं, तो उसे हम बोल देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है सेक्शन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का ही एक सेक्शन है जिसमें डेट शो द कैश जनरेट और स्पेंट, कितना कैश जनरेट हुआ और कितना कैश स्पेंट खर्च हुआ, रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड। मतलब कितना पैसा जनरेट हुआ, आया, कितना पैसा स्पेंड हुआ, हमने खर्च किया, इसे बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इंक्लूड परचेज ऑफ फिजिकल एसेट। अब देखो, हम कोई भी हमारा बिजनेस है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? मान लेते हैं एक हमारा बिजनेस है, और इस बिजनेस के लिए मुझे एम्प्लॉयज चाहिए। अब एम्प्लॉयज भी चाहिए, तो एम्प्लॉयज को भी तो कुछ चाहिए, उन्हें बैठने के लिए चेयर चाहिए, मैं कह सकता हूँ चेयर चाहिए। उन्हें गर्मी लग रही है तो फैन चाहिए, या फिर एसी वगैरह जो भी आप लगाना चाहें, ठीक है ना। और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये सारी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही तो है हमारी, ये इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो इससे क्या बोला मैंने? फिजिकल एसेट बोल दूं मैं इसे? इसे मैं फिजिकल एसेट कह सकता हूं ना, क्योंकि मैं इसे टच कर सकता हूं। तो फिजिकल एसेट, परचेज ऑफ फिजिकल एसेट, या फिर हम सेल कर देते हैं फिजिकल एसेट को, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी, हम जो शेयर्स हैं वो परचेज कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब वही तो हुआ, परचेज कर लेना शेयर्स। या सेल ऑफ सिक्योरिटी और असेट, या फिर इन असेट को हम सेल कर देते हैं या सिक्योरिटी को सेल कर देते हैं। देखो एक बात है, शेयर्स को परचेज करना, जब हम शेयर परचेज कर रहे हैं तो ये अलग बात है, और जब हम शेयर्स को सेल कर रहे हैं तो ये अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। परचेज को हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करा हमने, लेकिन जब मैं शेयर्स को सेल कर रहा हूं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं। एक तरीके से मैं लोन ले रहा हूं पब्लिक से, या पब्लिक से पैसा ले रहा हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया ही नहीं। तो इसका मतलब ये फाइनेंस से रिलेटेड बातें कर दी मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया ही नहीं। अगर मैं अपने शेयर्स को सेल कर रहा हूं तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ या फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई? ये जो होगी फाइनेंशियल एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो सेल हुआ है, पहली बात तो जो शेयर्स मैंने सेल करे हैं उस पर मैंने पैसा तो लिया,
लेकिन ये तो मुझे इसके ऊपर उल्टा पब्लिक को डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर मैं ऐसी में अगर डिबेंचर्स ले लेता हूँ शेयर्स की जगह, अगर मैं डिबेंचर्स ले लूँ तो डिबेंचर्स के ऊपर मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ तो मुझे पैसा उल्टा देना पड़ रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ मेरा। इन्वेस्टमेंट करो मतलब ये है कि मेरे पास पैसा आए, लेकिन यहाँ तो मुझे उल्टा देना पड़ रहा है। अगर मैं शेयर्स लेता हूँ, शेयर्स इशू करता हूँ तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। डिबेंचर्स लेता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर्स देता हूँ तो मुझे भी फिर भी डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो यही होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद देखते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो हो गई जिसमें हम पैसा ले तो रहे हैं, बदले में हमें रिफंड रिटर्न कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो, फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, यानी कि लोन ले लिया हमने लंबे टाइम के लिए बैंक से, ओनर इक्विटीज एंड चेंज टू शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या हो गए, बैंक से छोटे टाइम के लिए लोन ले लिया तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गए। तो इसने कहा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है कि हम जब फाइनेंशियली बातें करते हैं, लोन की बातें और शेयर्स इशू कर दिए, वो सब पैसा जिस पर हमें कहीं ना कहीं पैसा देना पड़ेगा अगर हम मार्केट से पैसा लेते हैं तो उन सबको बोलते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज टू हेल्प मैनेजमेंट इन मेकिंग अ डिसीजन and making a plan by providing current information on cash inflow and outflow of any accounting period। इसका मतलब ये हुआ कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मैनेजमेंट को बता सके या मैनेजमेंट डिसीजन ले सके इसके थ्रू। मतलब ये एक तरीके से हेल्प करता है मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में कि भाई जो हमारे पास डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहती है कि देखो आपके पास कैश इस टाइप से पड़ा हुआ है, इतना कैश आ रहा है आपके पास, इतना कैश जा रहा है, आप इतना कैश इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो आपका कैश कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, सबसे पहले तो आपको ये देखना है। तो जब आप ये देखते हो कि कैश कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, तो सबसे पहले बात आती है आपने ऑपरेशन में कैश यूज़ किया होगा, है ना भाई। सेल करी है तो पहले परचेज भी तो करी होगी, कस्टमर से क्रेडिट भी तो लिया होगा, सॉरी सप्लायर से क्रेडिट भी तो लिया होगा, तो ऑपरेशन में यूज हुआ होगा। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट भी किया कहीं और आपने फाइनेंशियली भी कैश का यूज किया। मैं ये कह रहा हूं कि आप पता लगा सकते हो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू कि देखो मुझे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, या फिर फाइनेंशियली मुझे यूज़ करना चाहिए पैसे का या नहीं। आपके पास बहुत पैसा है फिर भी आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपके पास पैसा है, वो सिर्फ रखा हुआ है, क्या आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाएगा। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहाँ करते हो वो अलग बात है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको बेनिफिट है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यही बताता है कि देखो आपने ऑपरेशन से पैसा कमा तो लिया, अब आप पैसे का यूज कैसे कर सकते हो। आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू मेरे पास बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, मेरे पास कैश ज़्यादा नहीं आ रहा या मैं उतना यूज़ नहीं कर पा रहा, तो मैं कम कर सकता हूँ अपना इन्वेस्टिंग या बिल्कुल ख़त्म भी कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। तो ये इसका यही मेन कारण है, ऑब्जेक्ट है कि हमें ये पता ना कि हमें कैश का यूज़ कैसे कैसे करना है। तो उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद मैंने कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा कि देखो वो सारी चीज़ें, कैश तो कैश है ही, कैश का मतलब तो कैश है ही। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जब हमें कोई भी चीज़, जैसे हम बैंक में गए, बैंक में हमने कहा कि हमारा बैंक में अमाउंट पड़ा हुआ है, हमें तुरंत पैसा चाहिए, तो वो क्या हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया। मतलब हम डिमांड करें और हमें डिमांड करते ही पैसा मिल जाए, तो हमारा क्या हो गया, कैश इक्विवेलेंट। अच्छा इसके कुछ एग्जांपल हैं, कमर्शियल पेपर, ठीक है ना, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए,
और शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गए, मनी मार्केट होल्डिंग हो गई, ये सब क्या है, ये एग्जांपल्स हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अब सबसे मेन टॉपिक आता है लोन एडवांस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न। ये देखो ये है क्या, इसका मतलब है कि आपका कोई बिजनेस है, मान लेते हैं कि आपका बिजनेस है और आपने बिजनेस से लोन दिया है। किनको दिया है वो बाद में बात कर रहा हूँ, ये कुछ लोग हैं, अब ये कौन कौन है मैं ये नहीं बता रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इन लोगों को आपने लोन दिया या एडवांस दिया और बदले में क्या लिया, इंटरेस्ट अर्न करा इनसे, आपके पास आया क्या, इंटरेस्ट। तो ये कहाँ कहाँ आएगा, अब देखो लोन कौन दे सकता है, या तो आपकी कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि बैंक है, बैंक की तरह है, इसका काम ही लोन देना है, तो ये क्या हो गया, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन आपकी कंपनी काम तो कुछ और करती है, ठीक है ना, लेकिन ठीक है उसने लोन दे दिया फिर भी किसी को, तो फिर वो कहाँ आएगा, मतलब ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब मैं मान लेता हूं अगर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब ये बैंक वगैरह है, और ये अपने ये लोन देती है और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर रही है, तो इसका मेन काम है ना ये, तो और कुछ थोड़ी ना करता बैंक, बैंक करता ही है, मेन काम ही बैंक का ही है। तो इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि ये प्रिंसिपल बिजनेस है इसलिए मैं बोल सकता हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर बात यह आती है कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर प्रिंसिपल बिजनेस आते हैं सारे। प्रिंसिपल बिजनेस का मतलब होता है कि जो मेन चीज है बिजनेस की, बैंक का मेन काम ही लोन देना है, तो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लो हो गया। उसके बाद आता है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब अगर ये मेरी कंपनी है और ये किसी को लोन दे रही है या फिर शेयर्स दे रही है सॉरी लोन दे रही है और इस पर इंटरेस्ट कमा रही है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया। तो ये किसी को लोन देना, ध्यान रखना, लिया नहीं हंसते, लेती तो फाइनेंशियल में आ जाता क्योंकि इसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बट यहां पर इसने क्या किया, यहां पर इसने लोन दिया, पैसा दिया और उस पर इंटरेस्ट कमा लिया, तो ये क्या हो गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ गया, क्योंकि इसने इन्वेस्ट तो करा। सब्सिडरी कंपनी क्या होती क्या है, सब्सिडरी कंपनी के बारे में तो पूरा कंसेप्ट अलग है, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ सब्सिडरी कंपनी होती क्या है। अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अबव शेयर्स होल्ड कर लेती है, तो उसे जो होल्ड कर रही है कंपनी वो हो गई होल्डिंग कंपनी, और जिसके होल्ड करे वो हो गई सब्सिडरी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम एक बार एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये दो कंपनीज हैं और इन दो कंपनीज में ये कंपनी है ए लिमिटेड और ये है बी लिमिटेड। अब इस ए लिमिटेड ने क्या करा, मान लेते हैं इस कंपनी के 50,000 शेयर्स हैं टोटल, 50,000 शेयर्स हैं इस कंपनी के टोटल, लेकिन ए लिमिटेड ने क्या करा, इस कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स, 50% से ज्यादा, मोर देन 50% शेयर्स खरीद लिए, ये होल्ड कर रही है। तो अब क्या करेंगे, जब ये होल्ड कर रही है तो ये क्या हो गई, ये हो गई होल्डिंग कंपनी। ए लिमिटेड तो हो गई होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड हो गई सब्सिडरी कंपनी। क्वेश्चन ये कह रहा है वहां जो मैंने देखा था कि अगर ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी, जो कि सब्सिडरी कंपनी है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करती है, इसमें पैसा लगाती है, या फिर इसे क्या देती है, लोन दे देती है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गई। क्यों, क्योंकि इसने इससे क्या करेगी, अब इस पर इंटरेस्ट कमाएगी, हालांकि इसी की कंपनी है बट अर्न तो कर रही है ना इससे, फिर भी ये पैसा तो कमा ही रही है ना। हम नॉर्मली अगर हम कंपनीज एक्ट देखते हैं, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका खुद का अपना क्या है, कॉमन सील है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, सब कुछ है, मतलब वो एक कंपनी दूसरी कंपनी से अलग है। तो एक तरीके से मान लो मैं, ये कंपनी अलग है, वैसे तो ये कंपनी अलग है, हाँ इसने शेयर्स बेशक इसके ले लिए ज़्यादा, बट कंपनी से दोनों अलग ही है ना। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कहा फॉर एम्प्लॉयज़। अब मुझे बताओ
एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ वो हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। अब अगर एम्प्लॉयज़ हमारे लिए प्रिंसिपल बिजनेस में आते हैं या कुछ और आते हैं, देखो अगर एम्प्लॉयज़ ना हो तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। अगर आपकी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ ही ना हो या एम्प्लॉयज़ ही ना हो तो फिर आप कैसे मटेरियल को मैन्युफैक्चर करेंगे या सेल करेंगे? एम्प्लॉयज़ में कौन हो गए? सभी आ गए एम्प्लॉयज़ में, तो आपका मैनेजर भी आ गया, आपका चार्टेड अकाउंटेंट और जितने भी कंपनी में के लिए काम कर रहे हैं लोग, वो सब एम्प्लॉयज़ हो गए। अब अगर आप इन्हें लोन देते हो तो फिर क्या क्या मानते हैं इसे, या फिर एडवांस देते हो, या फिर ये कह सकते हैं कि ये लोगों की, मान लेते हैं ये एक सीए है कंपनी का या फिर एक इंजीनियर है, ये क्या करता है, इसकी सैलरी है 50,000, कंपनी ने क्या करा, इसे एडवांस दे दिया, पहली सैलरी के बदले एडवांस दे दिया, और उससे कहा इंटरेस्ट लेंगे लेकिन हम आपसे। देखो एम्प्लॉयज को एडवांस देना रिलेटेड किससे, ये एम्प्लॉयज रिलेटेड किससे हैं? प्रिंसिपल बिजनेस से। और अगर प्रिंसिपल बिजनेस से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ये अगर ना हो तो मेन बिजनेस ही नहीं चल पाएगा, जो हमारा मेन बिजनेस है वही नहीं चल पाएगा, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? इसलिए अगर हम एम्प्लॉय से रिलेटेड बात करते हैं तो वो सब आ गई हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल बिजनेस से रिलेट करते हैं। उसके बाद मेरा आता है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। हमने क्रेडिटर को पहले से पेमेंट कर दिया। अब देखो क्रेडिटर क्या है, क्या प्रिंसिपल बिजनेस है? हाँ बिल्कुल है। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल बिजनेस है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर के बिना हमारा मेन बिजनेस चल नहीं पाएगा। अगर हम परचेज ही नहीं करेंगे चीज़ें तो सेल कैसे कर देंगे? अब आप कहोगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग भी तो तभी कर सकते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी चीज़ें हमारे पास हो, कुछ चीज़ें तो हमने परचेज करी होंगी ना, कुछ तो हम लाए होंगे ना, तभी जाके तो सेल होगा। या फिर आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ हमने सेल किया है, तो आपने इनपुट तो लिया होगा ना कहीं ना कहीं से। अगर आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसका इनपुट तो कुछ ना कुछ होता है ना। इसलिए ये सब कहाँ, ये भी कहाँ जाएंगे, सप्लायर भी ये आ जाएंगे हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर। उसके बाद मैं कहता हूं इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर। अगर इंटरेस्ट अर्न करा कस्टमर ने, कस्टमर से हमने, तो क्या करें? अब इसने कहा अगर इंटरेस्ट अर्न करते हैं हम कस्टमर से, तो सबसे बड़ी बात है, अगर देखते हैं फाइनेंशियल, अगर ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो सिंपल सी बात है, ये क्या हो सकता है? ये बैंक हो सकता है ना। अगर बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो अगर ये अपने कस्टमर से इंटरेस्ट अर्न कर रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका तो ये मेन काम है, तो इसके लिए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो ही गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कस्टमर आता कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर? अगर मैं नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो कस्टमर आता कहां पर है? प्रिंसिपल बिजनेस के अंदर ही आता है। क्यों? क्योंकि इसके बिना प्रिंसिपल बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। तो ये कहां गए? ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर। और बाकी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं।